नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइंस से। दलितों अल्पसंख्यकों के खिलाफ भीड़ की हिंसा पर राज्यसभा में चिंता। विपक्ष का आरोप, दोषियों को सरकार का संरक्षण, केंद्र का राज्यों को कड़ी कार्रवाई का निर्देश। लोकसभा में कांग्रेस ने लगाया किसानों से वादा खिलाफी का आरोप। राज्यसभा में आत्महत्या पर चिंता, जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन। नागालैंड में टीआर जेलियांग बने मुख्यमंत्री शुक्रवार को साबित करेंगे बहुमत। विश्वास मत के लिए नहीं पहुंचे चुरहुजोली जीतू। पुंछ और राजौरी के सीमा इलाकों में पाकिस्तान से फायरिंग, एक नागरिक घायल। कांग्रेस की मांग, हालात सामान्य करने के उपायों की जानकारी दे सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार पर संविधान का दिया हवाला। कहा, जायज पाबंदियों के लिए बन सकता है कानून। याचिकाकर्ताओं ने जीने के अधिकार का दिया हवाला। और आइए देखते हैं पहली खबर। संसद के दोनों सदनों में देश में किसानों की हालत और आत्महत्या का मुद्दा छाया रहा। राज्यसभा में कांग्रेस और जेडीयू ने किसानों की स्थिति पर चर्चा की मांग की, तो लोकसभा में कृषि के हालात पर बहस चल रही है। लोकसभा में बुधवार को नियम 193 के तहत देश में कृषि के हालात पर चर्चा हुई। बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंदसौर में किसानों पर फायरिंग का मुद्दा उठाया। किसान के आंदोलन में सम्मिलित हुआ और अपनी मांगे रखने में उसकी छाती पर पुलिस के अफसर और सरकार के द्वारा गोली चलाई गई। कांग्रेस सांसद ने कहा कि एनडीए सरकार किसानों से वादा खिलाफी कर रही है। भाजपा के घोषणा पत्र में ये शामिल किया गया था कि हम सरकार में आएंगे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्रियान्वयन करेंगे और लागत पर 50% मुनाफा डाल के समर्थन मूल्य हम बनाएंगे। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। दूसरे सदस्यों ने भी किसानों की फसल का उचित दाम दिलाने के लिए सुझाव दिए। हम जल्दी नुकसान होने वाली चीजों का खपत की संभावना वहां तलाश कर सकते हैं, दे सकते हैं, तो किसानों के उत्पादन की कीमत भी मिल सकती है, उनके जल्दी नुकसान होने की संभावना भी खत्म हो सकती है। कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले कहा कि हम लागत मूल्य का 50% मुनाफा देंगे, और अब हम दो गुना कह रहे हैं। राज्यसभा में किसानों की हालत और बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं पर चिंता जताई गई। शून्यकाल के दौरान जेडीयू सांसद शरद यादव ने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। देश में जिस तरह की, और याद रखना चाहिए, देश का मतलब है भारत का किसान। आज हिंदुस्तान में रोज 15 से 20 किसानों की आत्महत्या होती है। शरद जी, कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसानों को फसल का दाम मिलने की जगह गोलियां खानी पड़ रही हैं। देश के 150 से ज्यादा किसान संगठन आज जंतर मंतर पर बैठे हुए। कल से समस्या पूरा देशव्यापी है, लेकिन सरकार मौन है। किसानों को कीमत मिलने के बजाय गोलियां दी जा रही हैं। कई सांसदों ने इस मामले में नियम 267 के तहत नोटिस देकर किसानों के हालात पर तुरंत चर्चा की मांग की। उपसभापति पीजे कुरियन ने कहा कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होगी और सदस्य बहस के दौरान अपनी बात रख सकते हैं। रविंद्र सिंह शौरान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों ने आज भी प्रदर्शन किया। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार की ओर से मांगे न माने जाने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी भी दी और इसके लिए अगली रणनीति का ऐलान किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार दूसरे दिन किसानों ने कुछ इस तरह प्रदर्शन किया। आगरा से आए आलू किसानों ने अपनी फसल बिखेरकर विरोध जताया। किसानों का कहना है कि उन्हें आलू का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। लागत मूल्य से हमको 1.5 गुना समर्थन मूल्य अगर नहीं मिलता है तो एक किसान आलू किसान बर्बादी के कगार पर है।
तमिलनाडु के किसानों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने, कावेरी प्रबंधन बोर्ड बनाने और किसान पेंशन की मांग दोहराई। We will unite all farmers all over India. If the government will not give profitable price and till the right waiver of the loan, we will change the government. We will fight for our right. 6 जुलाई को मंदसौर से शुरू हुई किसान मुक्ति यात्रा मंगलवार को दिल्ली पहुंची थी। उनकी मांग है कि किसानों की फसल का वाजिब दाम मिले और कर्ज माफी की जाए। अखिल भारतीय संघर्ष समन्वय समिति ने किसान मुक्ति यात्रा के लिए आगे की रणनीति का भी ऐलान किया। चालू करेंगे 1 महीने तक में, 1 महीने बाद वो होगा साउथ का। उसके तत्काल बाद हम लोग जाएंगे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ये पूरा चरण करते हुए वापस हम 2 तारीख को 2 अक्टूबर को हम लोग खत्म करेंगे ये यात्रा। अक्टूबर के बाद अपनी संसद बनाएंगे और वो संसद तब तक चलेगी जब तक कि हम लोग दूसरी संसद में नहीं पहुंच जाते। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में किसान आक्रोश रैली को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र और राजस्थान सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया और किसानों की कर्ज माफी की मांग की। किसान खेती करता है, उसकी मदद होनी चाहिए, उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, कर्जा माफ होना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी दबाव डालकर आपका कर्जा माफ करेगी, आप देख लेना। कई राज्यों में किसानों की खुदकुशी, फसल का उचित दाम नहीं मिलने और कर्ज की मार से किसान आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दल किसानों के मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए स्टूडियो में डॉक्टर सुनील हमारे साथ हैं, जो कि अध्यक्ष हैं किसान संघर्ष समिति से। आपका स्वागत है। जिस तरीके से आंदोलन आपका चल रहा है और मंदसौर से लेकर दिल्ली तक ये पहुंच चुका है, संसद में भी आज इस पर चर्चा हुई और सरकार ने कहा कि आप लोग 1.5 गुना की MSP की बात कर रहे हैं, सरकार तो आय को ही 2 गुना करने की बात कर रही है। फिर ये नाराज़गी क्यों हुई है, विरोध क्यों है? असल में मंदसौर में आंदोलन क्यों हुआ या पूरे देश के अंदर आंदोलन क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि जो प्राइसेस हैं, जो मूल्य है, वो आधे से कम मिल रहा है। मतलब सपोर्ट प्राइस पर भी खरीद नहीं हो रही और जो उसका मूल्य है सोयाबीन का 4,500 रुपये क्विंटल की जगह पर 2,500 रुपये का मिल रहा है। आप कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका कि पूरा का पूरा दाम मिल रहा हो। तो आप कह रहे हैं कि आप आमदनी दुगनी करेंगे, यहाँ पर समर्थन मूल्य ही आधा मिल रहा है, तो आप किसको मूर्ख बना रहे हैं? किसान को अब तक भाषण से आप मूर्ख बनाते रहे, लेकिन अब वो बनने वाला नहीं है। देश के पहली बार 162 किसान संगठन इकट्ठा हुए हैं, उन्होंने किसान मुक्ति यात्रा निकाली है और ये मुद्दा है कि एक तरफ तो किसान को मजबूर किया जा रहा है आत्महत्या के लिए और दूसरी तरफ अगर वो आंदोलित होता है तो उसको गोली मारने का काम किया जा रहा है, तीसरी तरफ उसकी जमीनों का अधिग्रहण करके खेती किसानी को खत्म किया जा रहा है। तो मूल बात यह है कि सरकार का सिद्धांत यह है कि किसान, किसानी और गांव को पूरी तरीके से बर्बाद किया जाए। ये एक कॉरपोरेटी साजिश है, मैं इसको मोदानी मॉडल के तौर पर हम लोग इसको कहते हैं। उस मॉडल को सरकार लागू करना चाहती है, लेकिन किसान खड़ा हो रहा है और वो लड़ने के लिए आज तैयार है। आज जो 3 दृश्य जंतर मंतर के ऊपर दिखलाई पड़े कि अगर एक किसान तमिलनाडु के अंदर केवल 18,000 रुपए का उसने कर्जा लिया और बैंक वालों ने, इंडियन ओवरसीज बैंक वालों ने इतना ज्यादा उसको परेशान किया, घर जाकर के कहा कि भाई साड़ी कैसे पहने हो, खाना कैसे खा रहे हो, उसने वहीं के वहीं पर जहर खा लिया। उसके बाद में पत्नी जब रजिस्टर कराने के लिए केस गई तो 5 दिन तक उसको जेल में रखने का काम किया गया। तो इस तरीके, और आज वो महिला आई अपने दोनों बेटों को हल के अंदर लगा करके उसने पूरे देश के सामने बताया कि किस तरीके की व्यथा आज इस समय पूरा का पूरा तमिलनाडु के अंदर सूखा पड़ा है उन किसानों की है। और मंदसौर, जब हमने मंदसौर के अंदर गए तो हमें वहां पर जो मालूम पड़ा वो तो आश्चर्यजनक है कि अगर मंदसौर के अंदर किसान इकट्ठे हुए और वहां पे किसानों की हड़ताल की बात की, 4 तारीख को 5,000 किसानों के नौजवान मोटरसाइकिल से निकले, सरकार ने उनसे बातचीत नहीं की और व्यापारियों के साथ थोड़ा भी झंझट हुआ तो उसके अंदर उनके साथ में खड़े होकर के एक वहां का जो अनिल सिंह ठाकुर जो TI था, उसने सामने खड़े होकर के किसानों को पिटवाया और फिर जब लोग इकट्ठे हो गए तो किसानों को बात करने के लिए इशारे से बुलाया और सामने गोली मार दी। उसमें 3 लोग मारे गए और जब वो लोग पहुंचे वहां पर थाने में पहुंचे तो इसी अनिल सिंह ठाकुर ने 2 किसानों को गोली आर पार कर दी थाने के अंदर। ये जो बर्ताव है सरकार का
कि मतलब वो उसकी जिस तरीके जीने भी नहीं देगी और उसकी हत्या कर देगी, उसकी जमीन छीन लेगी। है हर राज्य में कमोवेश एक जैसी हालत आपको दिख रही है। अलग अलग पार्टियों की बात करूं, कमोवेश हर एक की सरकारें कहीं ना कहीं हैं और लड़ाई सबके खिलाफ आपकी दिखती है। फिर दिक्कत क्या है? क्योंकि कई पार्टियां आप लोगों का सपोर्ट कर रही, जो केंद्र में विपक्ष में पार्टियां हैं वो आपके साथ खड़ी होने की बात करती हैं, संसद में हम सुनते हैं जब, तो फिर ये रास्ता इतना ज़्यादा मुश्किल और सकरा क्यों दिखता है? देखिए, ये बात सही है कि किसी भी पार्टी को जो ध्यान देना चाहिए था किसानों के ऊपर, मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि इस देश के अंदर 65% अगर आबादी है तो 65% बजट किसान को मिलना चाहिए। आज 2 और 3% बजट मिल रहा है। अगर हमारा जो कंट्रीब्यूशन है राष्ट्रीय उत्पाद के अंदर 65% होता था, आपने घटा करके सुनियोजित साजिश से गांव से पैसा शहर की तरफ ला करके कॉरपोरेट को दे करके जिस तरीके की परिस्थिति बनाने का काम किया, प्राइस को डिप्रेस रखने का काम किया, उसके चलते आज ये स्थिति बनी है कि 16% पे आ गया। नीति आयोग कहता है कि हमें 6% पे, मतलब किसान का कंट्रीब्यूशन ही आप पूरे देश के अंदर से खत्म करना चाहते हैं, मतलब आप किसानी को नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन अब अगर कांग्रेस पार्टी कहती है कि उसको लागू करना चाहिए तो उनके सामने भी ये सवाल तो जरूर आएगा कि स्वामीनाथन आयोग आपने बनाया, सिफारिशें उसकी आ गई 2006 के अंदर, तो फिर आपने लागू करने का काम क्यों नहीं किया? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दिग्विजय सिंह ने मुल्ताई के अंदर गोली चालन कराया जिसमें मेरे 24 किसान साथी शहीद हुए, 150 को गोली लगी, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका बोलने का अधिकार खत्म हो गया। दूसरा, गोली चालन ना करे। हम तो ये चाहेंगे कि देश के अंदर ऐसा कानून बने कि किसी भी अहिंसात्मक कानून गोली ना चलाई जाए। उसी तरीके से कोई को, अगर उन्होंने खुद ने प्राइस नहीं दी, ठीक, लेकिन आज अगर वो सवाल उठा रहे हैं, किसानों के साथ खड़े हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पहली ये उपलब्धि है किसान अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की, एक ये बड़ी उपलब्धि है कि संपूर्ण विपक्ष आकर के आज किसानों के साथ में खड़ा है और पार्लियामेंट के अंदर पूरे किसानों की आवाज उठाने का काम कर रहा है। मेरा कहना है संसद से लेकर के सरकार के साथ कोई वार्ता, कोई बातचीत, कोई मुलाकात का दौर। देखिए, हम तो ये चाहते थे, ये जो बच्चे हैं, जो बच्चे 300 बच्चों से हम मिलके आए नासिक के अंदर, वो बच्चे आत्महत्या जिनके परिवारों में हो गई, उनके बच्चे हैं, वो जिस तरीके से बोलते हैं कि हमारा क्या कसूर था, आज हम अनाथ अगर हो गए तो हमारे बाप ने हत्या करी। वो ये अपील कर रहे हैं देश के किसानों से कोई आत्महत्या ना करे। लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री को चाहिए कि ये जो बच्चे आए हुए हैं, केवल 40 बच्चे हैं, इनसे मिलें, उनसे बातचीत करें, उनकी व्यथा समझें। आपको ये सोच करके हमको इतना कष्ट होता है कि 300 बच्चे एक आश्रम में हैं, सरकार एक पैसा भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है। प्राइवेट सपोर्ट से राजू शेट्टी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ में वो पढ़ रहे हैं। वहां पर 8 किलोमीटर उनको पैदल जाना पड़ रहा है, उन बच्चों को, आत्महत्याग्रस्त परिवारों के बच्चों को। मेरा कहना यह है कि इनसेंसिटिविटी की पराकाष्ठा है। सरकारें जो हैं बहुत ज्यादा इनसेंसिटिविटी दिखा रही हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। किसान हक और सम्मान की लड़ाई के लिए मैदान में आया है और जैसा जो कन्वीनर है वीएम सिंह जी, उन्होंने जो घोषणा की है कि हम लोग पूरे देश के अंदर यात्रा करेंगे, फिर से किसान मुक्ति संसद फिर से दिल्ली के अंदर बैठेगी, आर पार की लड़ाई किसान लड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। इस बार कहानी लेकर आ रहा हूं ऐसे 3 जाबाज सिपाहियों की जिनकी बंदूकों और सवालों ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। The safety, honor and welfare of your country comes first. लेकिन जब नजर साफ हुई तो मेरी समझ में आ गया, आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। देखिए मेरी नई फिल्म राग देश। Thinking of a separate flag on Karnataka. It somewhere impacts the unity and integrity of the country. There was a demand from the Kannada activists and others. It doesn't mean that it affects the federal structure. I am Siddha Rama. I am a Hindu. BJP workers are not the only Hindu. The usage of the word Hindu, then why Hindu? Why not Muslims? BJP people, they are playing Hindutva. Okay.
Hindu card they are playing. It's not the property of BJP people. There are accusations against you that you are on an over-appeasement mode towards the backwards. Again, these BJP people making this allegation to mislead the people. Watch To The Point with Chief Minister of Karnataka, S. Siddaramaiah, only on Rajya Sabha television. राज्यसभा में देश भर में दलितों अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे हमलों और भीड़ की ओर से हो रही हत्याओं के मामले पर चर्चा हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार इस तरह के मामले में आरोपियों को संरक्षण दे रही है, तो सरकार ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि इस तरह के मामलों को सांप्रदायिक रंग देना ठीक नहीं है। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि हमें जातिगत नफरत के खिलाफ लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि यह धर्म या जात की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये मानवता की लड़ाई है। गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में वोटों की राजनीति कर रही है। ये इसलिए किया जा रहा कि इसमें किसी भी विपक्ष की पार्टी को फायदा नहीं हो रहा है। इस लिंचिंग से एक पॉलिटिकल पार्टी है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, जिसको ये फायदा हो रहा। दिस इज जस्ट टू हार्वेस्ट द पॉलिटिकल हार्वेस्टिंग के लिए हो रहा। समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि देश में गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा की वजह से किसानों और पशु व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा है। सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने गौरक्षा के नाम पर चल रहे हथियारबंद संगठनों पर रोक लगाने की मांग की। खरीदार कोई है नहीं, गरीब आदमी उन गाय को जो दूध नहीं दे सकता उसको पाले कैसे? सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी उनके खाने पीने की। आज गांव के किसानों के लिए नील गाय, वन गाय और छुट्टा गाय एक इतनी बड़ी समस्या हो गई है। Ask for a ban on these vigilante groups of all natures, whether it is moral policing, whether it's cow vigilantism, who are resorting to such actions. These groups must be banned by a central order. And that is the demand my party would like to make to the government. To be a cow vigilante, the person committing the damage, you're saying he's a criminal. All the examples with the leader of the opposition and everyone is given, they are not criminals, sir. So cow vigilante is a pretty term. The real term is cow terrorism, sir. Gaw atank. आपको क्या सबूत चाहिए? कितनी आपको बातें रखी हैं, आपके सामने सब चीजें हैं और आपकी जो मानसिकता है दलितों के प्रति वो भी छिपी नहीं है। और अब तो दलितों को छोड़ करके आपने औरों को भी पकड़ लिया है। आपने अल्पसंख्यक के साथ में जो आपकी मानसिकता थी, उत्तर प्रदेश में आज जो माहौल है वहां तो क्लास वॉर और कास्ट वॉर और हर तरीके की चीज शुरू हो गई है। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, विजिलेंट वायलेंस इज ब्रांचली ओपन, वेदर इट इज जमशेदपुर, रिसेंटली इन दादरी और यूनो. Everywhere, the open secret is to who these men were and what they were doing. संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं आपराधिक हैं और इन्हें सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। जो ताकतें की ये सोचती हैं कि हम इस तरह के फैब्रिकेटेड इश्यूज के माध्यम इस तरह के आपराधिक घटनाओं को एक बड़ा बात का बतंगड़ बना करके इस तरह की आपराधिक और जघन्य आपराधिक घटनाओं को सांप्रदायिकता का रूप दे करके मोदी सरकार के एजेंडे को नुकसान पहुंचाएंगे, ये उनकी गलतफहमी है। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान भी विपक्ष ने गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा का मुद्दा उठाया। एक नई परंपरा चल गई है, एक नई व्यवस्था इस देश में आ गई है जहां नफरत के बीज बोने के कारण एक टारगेटेड भीड़ तंत्र द्वारा मॉब लिंचिंग हो रही है। सिर्फ एफआईआर रजिस्टर होने से काम नहीं होता। एफआईआर तो ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाती है, लोअर मजिस्ट्रेट को करना पड़ता है, थाने में करना पड़ता है। आपने एफआईआर दर्ज करवा के कोई बड़ा काम नहीं किया। 2014 का पहला लिंचिंग का केस हुआ है, वो किस स्टेज पर है, हाउस को ये बताइए आज। प्रश्नकाल में गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहिर ने सदन को बताया कि सरकार ने राज्य सरकारों को इस तरह के मामलों में तुरंत एफआईआर कराने के लिए एडवाइजरी जारी की है। गौवंश को लेकर जो घटनाएं हो रही है ये बहुत दुखद है, इसको तुरंत रोकना चाहिए। ऐसे गौवंश के नाम से जो हंगामा करते हैं उन पे कार्रवाई करने के लिए उन्होंने बार बार अपील की है और आपने कहा उसी अनुसार फिर मैं दोहराता हूँ कि होम मिनिस्ट्री से एडवाइजरी निकल चुकी है। सन्माननीय राजनाथ सिंह ने उसके बारे में आदेश दिया है।
हालांकि विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। सदन में गतिरोध की वजह से कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। House is adjourned for 10 minutes. कृत्रिम मिश्रा के साथ विशाल दहिया और पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में आज समाजवादी पार्टी सांसद मुलायम सिंह यादव ने चीन से विवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मदद से चीन भारत पर हमले की तैयारी में है। मुलायम सिंह ने जानना चाहा कि सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और कश्मीर में चीन पाकिस्तानी सेना को मदद कर रही है। कि चीन षड्यंत्र कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान को भी अपने कब्जे में ले रहा है। अब पाकिस्तान को भी अपने साथ ले लिया। अब ये खबर है या नहीं है, हमें खबर दी गई। सच्चाई खबर सरकार को होगी, प्रधानमंत्री जी को हो सकती है, होम मिनिस्टर को भी हो सकती है। राष्ट्रपति पद के चुनाव का परिणाम गुरुवार को आएगा। सुबह 11 बजे से संसद में वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले संसद भवन की मतपेटियां खोली जाएंगी और उसके बाद राज्यों के वोटों की गिनती होगी। गिनती 8 दौर में पूरी होगी। शाम 5 बजे तक परिणाम आने की उम्मीद है। राष्ट्रपति चुनाव में इस बार करीब 99% वोटिंग हुई। एनडीए की ओर से रामनाथ कोविंद और विपक्ष की ओर से मीरा कुमार उम्मीदवार हैं। संसद परिसर में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी के फायदों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी से कर वसूली बढ़ेगी और इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं की कीमतों में 4 से 8% की कमी आई है। बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया विदेश दौरों की भी जानकारी दी। बीजेपी ने सांसदों से संसद की कार्यवाही में नियमित हिस्सा लेने का निर्देश भी दिया। जो प्रदेशों को और भारत सरकार को जनहित के लिए, विकास के लिए जो पैसा मिलना चाहिए था उसमें बढ़ोतरी हो गया और आम जनता को, गरीब आदमी को, उनके ऊपर जो कर भार था वो कम हो गया। टीआर जेलियांग आज फिर नागालैंड के मुख्यमंत्री बन गए। राज्यपाल पीबी आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जेलियांग शुक्रवार को विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इससे पहले आज चिरोजेली रिजित्सु को बहुमत साबित करना था, लेकिन वो विधानसभा नहीं पहुंची और उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। नागालैंड पीपल्स फ्रंट के नेता जेलियांग को फरवरी में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उसके बाद पार्टी ने रिजित्सु को मुख्यमंत्री बनाया था। 9 जुलाई को जेलियांग ने राज्यपाल को 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया और सरकार बनाने के लिए न्योता देने की मांग की थी। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का सिलसिला जारी है। बुधवार को पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में भारतीय चौकियों और गांवों को निशाना बनाया। पुंछ और राजौरी जिले में हुई फायरिंग में एक नागरिक घायल हुआ। भारतीय जवानों ने भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान में भारतीय उप उच्चायुक्त जेपी सिंह को तलब किया गया। पाकिस्तान का दावा है कि भारत की फायरिंग में उसके 2 नागरिकों की मौत हुई है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति होने के दावे पर सवाल भी खड़े किए। सरकार ये कहे कि हालात सामान्य हो रहे हैं, हालात ठीक हो रहे हैं, तो ये दावा सरासर गलत है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से असफल हुए हैं जम्मू कश्मीर में हालात ठीक करने में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों को निजता का पूरा अधिकार नहीं है और सरकार को जायज पाबंदियों के लिए कानून बनाने का हक है। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार मानने पर सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने आज ये टिप्पणी की। कोर्ट ने संविधान के प्रावधानों का हवाला भी दिया। इससे पहले वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने दलील पेश की। उन्होंने कहा कि जीने का अधिकार हमारे संविधान में पहले से है। उन्होंने दलील दी कि जीने का अधिकार निजता के बिना कैसे संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मामले की सुनवाई 9 जजों की संविधान पीठ को सौंपी थी। आधार पर सुनवाई के दौरान निजता के अधिकार का मामला भी उठा था। भारी बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्यों में लोग बेहाल हैं। सबसे ज़्यादा पूर्वोत्तर के राज्यों पर इसका असर पड़ा है। ओडिशा, असम और अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में लाखों लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गुजरात में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए, तो रेल से लेकर सड़क यातायात बाधित है। छत्तीसगढ़ में दक्षिणी बस्तर इलाके में पिछले 2 दिन से हो रही भारी बारिश के चलते
बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस सांसदों ने आज सदन के बाहर प्रदर्शन कर बाढ़ पीड़ित पूर्वोत्तर के लिए विशेष पैकेज की मांग की। इस वर्ष बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, लगभग 17 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 25,000 लोग 122 रिलीफ कैंप में हैं, 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। तो इनके लिए बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए केंद्र सरकार एक विशेष रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज की घोषणा करे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।